हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर राजीव। आज हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी क्या होता है, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे चला। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टर्म लिटरेरी टर्म was coined by American painter and poet Washington Allston in 1840. His introductory discourse of his lectures on art. इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी जो टर्म है, इसको सर्वप्रथम कॉइन किया गया था अमेरिकन पेंटर और पोएट वाशिंगटन एल्स्टन के द्वारा 1840 में, जब उन्होंने आर्ट्स के ऊपर अपने लेक्चर दिए। इसका नाम था इंट्रोडक्टरी डिस्कोर्स ऑफ हिज लेक्चर्स ऑन आर्ट। वहीं से इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी शब्द की उत्पत्ति हुई या प्रारंभ हुआ। आगे चलकर थॉमस स्टन इलियट ने इसको आगे बढ़ाया, इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी। अब प्रश्न आता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी होती क्या है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी, it is a set of objects, a situation, a chain of events, which shall be the formula symbolizing or objectifying that particular emotion that the poet feels and aspires to evoke in his readers. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी एक ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है, एक सिचुएशन, एक स्थिति है, एक घटनाओं का एक क्रम है, जो एक फॉर्मूला भी हो सकता है, जो प्रतीकात्मक बनाता है या तात्विक बना देता है उस विशेष भावनाओं को जो कवि के अंदर है, जिसको कवि महसूस भी करता है और आशा करता है कि वो अपने पाठकों के अंदर इस भाव को, जो कवि के अंदर भाव है, उन्हें कवि अपने पाठकों के अंदर जागृत करने की प्रयास करता है, आशा करता है। दूसरे, इट हेल्प्स द पोएट टू ट्रांसमिट हिज इमोशंस टू द रीडर इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। दूसरा कहें तो इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी से कवि को एक प्रकार से सहायता मिलती है कि वो अपनी इमोशंस को अपने पाठकों के अंदर किस तरह से ट्रांसमिट कर जाए, किस तरह से उनके अंदर डाले, उनके अंदर परिवर्तित कर दे, उस ऑब्जेक्टिव मैनर से, उस तात्विक तरीके से, तत्वों का प्रयोग करते हुए। इट इज़ ए वर्क ऑफ आर्ट एज एन आर्टिफैक्ट। ये अपने आप में एक शिल्प होती है, एक कला होती है। एन ऑर्गेनिक मैनर, एक तात्विक तरीका होता है जिसका प्रयोग कवि अपनी भावनाओं को अपने पाठकों के अंदर प्रवेशित करने के लिए करता है। या यूँ कहिए कि जिस तरह से जिस भाव में कवि है उसी भाव में अपने पाठकों को लाना चाहता है। और एक स्मरणीय बात रखनी है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इन 1919, टी.एस. इलियट ने अपने एक प्रसिद्ध ऐसे लिखा है उन्होंने, हैमलेट जो कि शेक्सपियर का एक नाटक रहा है, बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, ट्रेजेडी है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से वहाँ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी का जो है तारतम्यता नहीं है, आपस में वो तारतम्य नहीं रखते हैं। इसको उन्होंने प्रदर्शित किया और इसी को उन्होंने एक अपने संस्करण, एक प्रसिद्ध संस्करण है द सेक्रेड वुड इन 1920 में सेक्रेड वुड में इसको प्रकाशित किया, इस निबंध को। इलियट कहते हैं, हैमलेट के बारे में कहते हैं, शेक्सपियर की जो हैमलेट है उसके बारे में कहते हैं, हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। कि एक आर्टिस्टिक फेलियर है, क्यों है? बिकॉज इलियट फाउंड
in this play that this play is lacking objective correlative, कि इसके अंदर पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अभाव है। कहा उन्होंने इस बात को पाया? एज देर इज डिले ऑन द पार्ट ऑफ हैमलेट, हैमलेट की तरफ से देरी की जाती है इन एग्जीक्यूटिंग द रिवेंज, उस बदले की भावना को या उस बदला लेने की जो उसकी इच्छा है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। एक आता भी है इसमें डू और नॉट टू डू, करूं या ना करूं, इसी द्वंद्व में हैमलेट जब रह जाता है। तो यहाँ पर इलियट ने देखा कि किस प्रकार से शेक्सपियर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं, उस ऑब्जेक्ट को कोरिलेटिव नहीं कर पाया अपने दर्शकों के सामने, अपने पाठकों के सामने। यहीं से उन्होंने कहा कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है। अब कहें तो और भी उदाहरण हैं जहां पर हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पाते हैं, जैसे स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग सीन आता है, कहाँ आता है? मैकबेथ के अंदर। ये भी शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेजेडी है, मैकबेथ, जहां पर लेडी मैकबेथ वॉक्ड इन हर स्लीप, जब वो अपनी नींद में चलती है वहां ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिखाई देती है। फिर और दूसरे उदाहरण है, स्वयं इलियट की पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफॉक। लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफॉक की एक पोएम है, बहुत प्रसिद्ध पोएम है, जहां पर कवि ने स्वयं से, देखिए अब आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज क्या है, यूजेस डिफरेंट इमेजेस, विभिन्न विभिन्न प्रकार की इमेजेस, कल्पनाओं को, चित्रों को उन्होंने प्रयोग किया, सिंबल्स, चिन्हों को प्रयोग किया, एंड अदर डिवाइसेस, दूसरी ओर प्रविधियां थी, डिवाइस थी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, टू शो प्रूफॉक्स इमोशंस टूवर्ड्स द सोसाइटी, समाज की ओर उसकी क्या इमोशंस हैं, कैसे वो अपनी इमोशंस को समाज के प्रति ले जाता है, जिस समाज में वो रहता है, उस वातावरण जहाँ वो रहता है, सराउंडिंग्स में, और जो उसके अंदर डिफेक्ट्स रहे हैं, कमियां रही हैं, या उसकी इनर लाइफ में वहाँ वो भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता। लेकिन इलियट ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कोरिलेट करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से प्रूफॉक अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो अब दर्शकों से या कहिए कि उनके पाठकों से कोरिलेट हो जाती है। अब आ जाइए कि जो एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आ सकता है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल coined the term objective correlative, then there is the answer, American painter and poet Washington Allston, 1840. Another questions will be there in UPT, GT, PGT. वो पूछ सकते हैं कि थॉमस एडिसन की जन्म कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1888, और यह डेथ कब हुई थी, 4 जनवरी 1965। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को हैमलेट ने कहाँ पर कहा, या ऐसा कौन सा वो दिखाया कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेट नहीं हो पा रहा है। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने 1919 में इसको दिखाया। ये भी क्वेश्चन बनता है। ये भी बनता है कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो ऐसे है इलियट का, वो किस वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ। तो उत्तर आता है द सेक्रेड वुड इन 1920। फिर आगे चल के कहते हैं कि आर्टिस्टिक फेलियर क्यों है हैमलेट, क्योंकि वहां पर लैक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। डू और नॉट टू डू, ये क्वेश्चन बनता है वहां पर कि ये कहा किसने कहा, ये हैमलेट ने स्वयं कहा है। इसी तरह से मैकबेथ में आ सकता है, स्लीप वॉकिंग सीन कहाँ पर घटता है, तो मैकबेथ में घटता है। उसमें कौन चलता है, तो उसमें लेडी मैकबेथ चलती है।
इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, विशेषकर पीजीटी के लिए। टीजीटी में तो नहीं है इलियट। तो थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।